नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के एसीए लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल की किताब को यहाँ पर कवर करने का जिम्मा उठाया है। तो आज ये हमारी चौथी क्लास होगी और कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस चौथी क्लास को, अध्याय 4 को, जिसका नाम है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के महत्व को पढ़ा है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है, ठीक है। तो ग्लोब में अध्ययन की क्या होती है, कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जब हमें पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना होता है तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, जैसे भारत देश, राज्य मध्य प्रदेश, जिला जो भी है, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। जब हम किसी देश या राज्य या उसके शहर या ज़िले को देखना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि वो पूरी पृथ्वी को देखने के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसी देश का मानचित्र, किसी राज्य का मानचित्र, क्या किसी जिले का मानचित्र या किसी शहर का मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, पृथ्वी की सतह का या पृथ्वी के एक भाग का पैमाने के माध्यम से, क्या है, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। क्या है? एक गोलाकार सतह को चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो मानचित्र क्या है? हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो कई सारे जो मानचित्र होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करने पर हम उससे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो एटलस क्या है? तो मानचित्रों का एक समूह है, ठीक है। मानचित्रों का एक एकत्रित समूह को हम एटलस के नाम से बोल सकते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार तथा तथ्य अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। तो एटलस क्या होता है? एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। तो उसके जो पैमाने होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, ठीक है। तो कौन से होते हैं? ये मानचित्र के प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन से प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर? तो अभी फिलहाल तो 2 प्रकार दे रखे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मानचित्र हो सकते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र। कौन सा होता है? भौतिक मानचित्र। और दूसरा होता है कौन सा? राजनीतिक मानचित्र। तो पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, फिर तीसरे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र में आपको प्राकृतिक चीज़ें भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में आपको क्या मिलेगी? तो आपको प्राकृतिक स्थलाकृति के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, मैदान, ठीक है, जंगल, इनके बारे में जानकारी, या महासागर, इनके बारे में जो जानकारी होती है वो किस मानचित्र में होती है? तो भौतिक मानचित्र में होती है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र क्या कहता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र में आपको देश,
उसके राज्य, उसके जिले, उसके शहर, उसके गांव आदि का मानचित्र मिलेगा, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उनकी सीमा मिलेगी, उसे हम राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। अगला होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। किसी थीम विशेष पर आधारित होने वाले जो मानचित्र होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे वो किसी मैप में आपके सड़क मार्ग को दर्शाते हैं, रेल मार्ग को दर्शाते हैं, या फिर वन तथा वहाँ पाए जाने वाले उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो प्राकृतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र आपको प्राकृतिक स्थलाकृति के बारे में दर्शाएगा, जैसे पर्वत हो जाएंगे, नदी हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है तो वो भौतिक मानचित्र कहलाता है। किसी देश, राज्य या फिर शहर, जिले की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वो राजनीतिक मानचित्र होता है। सड़क, वन, ठीक है, उद्योग, इन वर्षा का वितरण, इनके बारे में जानकारी मिलती है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से घटक है? तो दूरी होता है, दिशा होता है और प्रतीक होता है। ठीक है, क्या क्या दर्शाया जाता है मानचित्र में? विशेष रूप से 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक क्या है? दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के क्या है? 3 घटक है। और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, 3 घटक मानचित्र के और 3 ही प्रकार के मानचित्र। दूरी, तो पहले घटक की बात करते हैं, दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है, किसी सतह पर उसको रेखांकित किया जाता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज पर दर्शाया जाता है। जैसे पूरे किसी को हम कागज मान लिया या एक सतह मान ली, जिस पे हम अपने किसी भी एक शहर को, गांव को या किसी को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश को दर्शाने की। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या है, मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने उसको क्या है, छोटा करके दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक पन्ने पर दर्शाया, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। तो छोटे पैमाने पर हमने इसमें मानचित्र को बना दिया है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। स्थानों के बीच की दूरी कैसी रहती है? वास्तविक रहती है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल या वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो जो 2 स्थानों के बीच की दूरी होती है उसको अनुपात में दर्शा दिया जाता है। विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, जितनी उन दोनों स्थानों के बीच में वास्तविक दूरी है उतनी किसी अनुपात में मानचित्र पर दर्शाई जाए। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो मानचित्र में उसे 2 सेंटीमीटर बताया गया है, लेकिन वो वास्तविक उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 10 किलोमीटर ही है वो। ठीक है, लेकिन उसको मानचित्र में छोटा करना है, छोटे स्वरूप में लाना है, तो उसको 2 सेंटीमीटर में दर्शा दिया गया है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा, या 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र को 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर का मतलब किससे निकलेगा? 5 किलोमीटर से
निकलेगा उसको छोटे रूप में लाकर दर्शाया गया है। ठीक है, और किसी वस्तु किसी स्थान को और 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाएंगे तो उसकी जो वास्तविक दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर 5 के रूप में दर्शाया तो वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 25 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 5 किलोमीटर। अब किसी स्थान के बीच का हमें दे दिया, दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर दे दी, और हमें उन 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 के बराबर कितना है, 5 है। 1 के बराबर कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से पैमाने का उपयोग किया जाता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, जब बड़े पैमाने पर करता है तो इसको छोटे बड़े चीज़ों को दर्शाना होता है, बड़ी दूरी वाले को दर्शाना होता है, बड़े भाग को दर्शाना होता है। तो हम इसके पैमाने को और छोटा कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में कितना, 500 हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 बराबर कितना, 100 है ना, 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 100 किलोमीटर। हम इसको दर्शा सकते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे भाग का, हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग का उपयोग कर रहे हैं। जैसे किसी एक गांव का, तो वहाँ बड़ा पैमाना हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े भाग को दर्शाना है तो वहाँ पर दूरी, हमको जो पैमाना होता है वो छोटा पैमाना लेना होता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या करते हैं, ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि छोटे क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लिया किसको है, एक बड़े भाग को लिया जाता है, इसलिए वो जानकारी क्या करेगा, छोटे पैमाने के माध्यम से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेगा। दिशा, इसका दूसरा जो घटक है मानचित्र का वो क्या है, दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यहाँ तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उत्तर के बारे में आपको जानकारी होती है, जो किस तरीके से दर्शाई जाती है, जो इस तरीके से दर्शाई जाती है। एक निशान होता है और यहाँ पर लिखा होता है U, मतलब उत्तर दिशा। अब आपको पता उत्तर इधर है तो उसके जो विपरीत दिशा होगी वो दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, अगर दक्षिण इधर है तो ये दिशा पूर्व हो जाएगी और ये दिशा पश्चिम हो जाएगी। और आप मैप में दिशा का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं, उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण एवं क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये वाली जो दिशा होगी, यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। ये वाली जो दिशा होगी ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी।
ये कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी पूर्व दक्षिण, और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये क्या है, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये बीच वाली दिशा हम कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। तो चित्र 4.1 और चित्र 4.2 को हम देखते हैं। क्या है, 4.1 और 4.2। तो क्या क्या देखना है उसमें हमें, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दूसरा है दुकान से विद्यालय की दिशा। तो 4.1, तो 4.1 कौन सा होगा, ये वाला आपका 4.1 हो जाएगा, जिसमें हम कहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो उत्तर पूर्व दर्शा सकते हैं यहाँ पर आसानी से। क्या है, यहाँ पर विकास का घर है। ठीक है, विकास का घर, तो विकास के घर से किसकी जानकारी देखनी थी हमें, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, है ना, सामुदायिक केंद्र की। तो ये किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, और किसके बारे में जानकारी पूछी गई थी हमसे, पिछले बार हमें वापस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और क्या पूछा था, तो केंद्र और खेल के मैदान। ठीक है, खेल का मैदान विकास के घर से। ठीक है, और दुकान से विद्यालय की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। तो एक दिशा तो हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या है, दुकान की दिशा क्या हो जाएगी, तो विकास का घर, ये दुकान की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा में हो जाएगी। अब दुकान से क्या पूछा था, विद्यालय, तो दुकान से जो विद्यालय वो किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में, क्योंकि हमारा जो मैप बनता है वो ऐसे बनता है, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है घर, तो घर से केंद्र उत्तर में। ठीक है, दुकान पश्चिम में, और दुकान से विद्यालय पूर्व में। दुकान से विद्यालय पूर्व में, इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। और क्या है, तो यहाँ पर चित्र 4.2, इसे दिक् सूचक कहा जाता है। जो हमने दिशा देखी थी, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ये आपकी 4 दिशा और उनके बीच वाली दिशा, तो टोटली कितनी दिशा हो गई है, 8 दिशा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिशा सूचक यंत्र है। इसके माध्यम से हम क्या है, दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जो उत्तर और किस दिशा में होता है, दक्षिण दिशा का हमें ज्ञान करवाता है, और बाकी की दिशा हमें पता होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, दिक् सूचक क्या होता है अभी हमने देखा है, लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता, जिसे हम कंपास बोलते हैं। आजकल ये मोबाइलों में भी आता है। आपको अपने बड़ों के, पापा मम्मी के, जिनके पास भी मोबाइल है, उनके मोबाइल में इस यंत्र को देखना है, और ये किस प्रकार कार्य करता उसे देखना है। आपको पता लगाइए कि ये किस दिशा की तरफ इंगित करता है, आपके घर के बड़ों के मोबाइल के माध्यम से। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती है। किस दिशा में होती है, उत्तर और दक्षिण में होता है, जैसा चित्र में दर्शाया भी गया है। ठीक है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पर कैसी है, तो ये इसकी जो सुई है वो उत्तर है, क्योंकि जब भी हम मानचित्र में दिशा दर्शाते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। ये दोनों दिशा यहाँ पर दे रखी है। दिक् सूचक, दिशा सूचक यंत्र 4.2 बा। प्रतीक,
तीसरा घटक होता है मानचित्र का प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं, तो उनका एक प्रतीक होता है, उनको किस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है, दिखाना संभव नहीं है होता, इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को प्रतीक के रूप में दर्शाना, ठीक है, दर्शाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। अक्षरों के माध्यम से या छाया चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। क्या होता है, आसानी से मानचित्र बनाया जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का रंगों क्या है, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कौन कौन सा रंग किसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर उस प्रकार के आपको कलर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो नीला रंग होता है वो किसके लिए होता है, जलाशय के लिए होता है। किसके लिए होता है, जलाशय के लिए होता है। यहाँ पर दूसरा कलर कर दिया है, ठीक है। भूरा रंग किसके लिए होता है, पर्वत के लिए होता है। पीला रंग किसके लिए होता है, पठार के लिए होता है। और हरा रंग किसके लिए होता है, मैदान के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दे भी रखें, ये प्रतीक होते हैं जैसे रेलवे लाइन, तो इस प्रकार का जो प्रतीक होता है वो रेलवे लाइन का होता है, ठीक है। और बड़ी रेलवे लाइन का होता है, किसका होता है, बड़ी रेलवे लाइन का होता है। इस प्रकार का जो चिन्ह प्रतीक होता है वो किसका होगा, तो वो छोटी रेलवे लाइन का होगा। और ये इस प्रकार का जो प्रतीक है वो किसका होगा, रेलवे स्टेशन का होगा। सड़कें जो ये वाली सड़क होती है वो पक्की सड़क होती है, और इस प्रकार जो ऐसे सड़क दे रखी है वो कच्ची सड़क होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस प्रकार की होती है, ठीक है। राज्य सीमा इस प्रकार की होती है, और जिला सीमा इस प्रकार से दर्शाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कलर का थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुएं ऐसे दर्शाए जाते हैं, लेकिन ये कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, जलाशय हो जाता है, ठीक है। पर्वत यहाँ पर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। नहर और क्या होता है, पुल को इस तरीके, इस चिन्ह से दर्शाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मंदिर प्रतीक आपको याद ही है। गिरजाघर, चर्च ऐसा होता है, मस्जिद ऐसी होती है, और छतरी इस प्रकार से दर्शाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को छोटे रूप में दर्शाना, ठीक है, ये प्रतीक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। मतलब ये किस प्रकार होता है, जब भी आप आपके मित्र को किसी जगह विशेष के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, उसको मौखिक रूप से समझ में ना आता है, तब आप किसी भी कागज़ के ऊपर उसको दिशा और दूरी या दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है, जो आपको याद है, जो आपकी याददाश्त के आधार पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कागज़ का आरेखन बनाएगा, और वो कहेगा पहले आपको इस दिशा में जाना है, फिर इधर उत्तर में मुड़ जाना है, और बोले तहसील के बाद से पूर्व दिशा में जाना है। तो इस प्रकार से बनाया गया जो आरेखन होता है, या जो मानचित्र होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, रेखाचित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे
रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र के नाम से इसे हम जानते हैं, जो सिर्फ रेखाओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? रेखाओं पर आधारित होता है। और इसमें सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जाता है? दिशा बताई जाती है, ना कि इसमें किसी भी पैमाने का उपयोग किया जाता है। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाए कि नदी किस दिशा में बह रही है। ठीक है, तो नदी किस दिशा में बह रही है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि नदी, ये चित्र है और मैं आपको यहाँ पर दिशा बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को सबको बताना है कि नदी किस तरफ बह रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिशा यहाँ पर बता रखी है इसी चैप्टर में। तो दिशा किस प्रकार से होती है? दिक् सूचक का इस्तेमाल करिए। उत्तर, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है, तो नदी किस दिशा में बह रही है? पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? तो सुंदरपुर यहाँ पर है, रेलवे लाइन ये वाली है, दिशा आप लोगों को बतानी है। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? पुलिस स्टेशन मतलब PS, किस तरीके से दर्शाते हैं इसको? PS से दर्शाते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, तो रेलवे लाइन के किस तरफ है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ होंगे? तो रेलवे लाइन ये वाली है और आपको स्थान बताना है। छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और कब्रिस्तान के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देनी है, जो कहाँ पर होंगे ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाले चित्र को देखा है जिसमें हमने इन सारी चीज़ों के जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किस दिशा में स्थित है। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। ठीक है, कई बार हम मकान बनाते हैं तो उसका एक रेखा चित्र बनाते हैं, जिसे हम खाके के नाम से जान सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो खाका क्या होता है? तो खाका होता है आपका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है? बड़े पैमाने का छोटे रेखा चित्र बनाना, उसे खाका कहते हैं। जैसे हमको मकान बनाना है, काफ़ी बड़ा मकान बनाना है, लेकिन हम उसको पूरे मकान का डिजाइन एक कागज़ पर उतार सकते हैं, तो उसका खाका तैयार करना या उसका डिजाइन या उसका क्या कहलाता है? मैप तैयार करना, नक्शा तैयार करना ही क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है, प्रश्नोत्तर चालू होते हैं इस अध्याय के। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या क्या होते हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक, या फिर दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो प्रमुख 4 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कौन कौन से होते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि हमने देखा था, घर से विद्यालय की दूरी को हमने कितनी बताई थी? तो 10 किलोमीटर थी। कितनी थी? 10 किलोमीटर थी, जिसको मानचित्र में किस में दर्शाया गया था? तो 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया था। तो ये उसका अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा? 1:5 के अनुपात में होगा, मतलब 1 के बराबर 5 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 के बराबर यहाँ पर 5 होगा। मानचित्र में 1 दर्शाया गया, लेकिन वास्तविकता में जो दूरी थी वो कितनी थी? तो 5 किलोमीटर थी। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर उसको दर्शाया गया था और वास्तविकता में उसकी दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर थी। कितनी थी? 5 किलोमीटर थी। ठीक है, तो 2 बराबर 10।
ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, शहर या गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जो छोटी चीज़ को दर्शाने में ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की ज़्यादा आवश्यकता लगती है, और मानचित्र हमें इस छोटे क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी देता है। लेकिन बड़े क्षेत्र की जानकारी चाहिए, तो पृथ्वी की जानकारी चाहिए, तो हमें वहाँ पर किसकी आवश्यकता लगेगी? ग्लोब की आवश्यकता लगनी है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो क्या अंतर है मानचित्र एवं खाका? तो एक तरफ मानचित्र है और एक तरफ खाका है। यहाँ पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर या कागज पर खींचा गया चित्र होता है। जबकि खाका क्या होता है? यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। छोटे पैमाने का बड़े क्या है? छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र रेखा चित्र होता है। क्या होता है? रेखा चित्र होता है। लेकिन मानचित्र में पैमाने की आवश्यकता लगती है। यहाँ पर पैमाने की क्या है? बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है, और यहाँ पर वे जानकारियाँ मिलती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कई सारी जानकारी मिलती है और यहाँ से वो जानकारी मिलती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कौन सा करता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या करता है? विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता, अतः इन्हें अनेक प्रतीकों द्वारा या प्रतीक या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। क्या होता है? इनका अध्ययन करना आसान होता है। तो प्रतीक क्या होते हैं? छोटी जगह में, छोटे समय में या छोटे मानचित्र के द्वारा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है, ठीक है। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा? थीमेटिक मानचित्र होगा, क्योंकि हमने देखा है जो किसी थीम विशेष पर आधारित होता है, वृक्ष, वन या फिर जंगल, है ना, या फिर उद्योग, वो कौन से मानचित्र के अंतर्गत आता है? तो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को दिखाने में किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने में। मुख्य दिशा कितनी है? तो 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।